अच्छा जी, अब हो गई है? अब हुई होगी। जी सर। अच्छा, तो अब इसमें जो बात जो हमने की थी वो जाने से पहले, वो ये बात हुई थी कि जो मॉर्टगेज या चार्जेस वगैरह हैं या जो प्लेज वगैरह है, वो किन केसेस में अ, उनको रजिस्टर करवाना जो है वो ज़रूरी है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या उसके लिए एसेट्स आप जो है वो मॉर्टगेज करवा सकते हैं। और वो एसेट्स जब आप मॉर्टगेज करवाएंगे तो उन एसेट्स का मेंशन करना जो है वो ज़रूरी किस लिए है? ज़रूरी इसलिए है उनका मेंशन करना ताकि शेयर होल्डर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात पता हो कि ये जो कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं या जो हम जिसके शेयर्स लेने लगे हैं, अ, इसकी इसकी डेट रेशो जो इसकी है, जो कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है, जो कि इसकी डेट रेशो है, तो वो तो खाली परसेंटेज बता रही है। किस किस्म के एसेट्स इसके ऐसे हैं जो कि पहले से ही गिरवी रखवाए जा चुके हैं, और इन केस के अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो हमसे पहला हक किस बंदे का होगा, और किस किस्म के एसेट्स में से हमें हिस्सा मिल सकता है, ताकि हम इस चीज़ को भी रिस्क मैनेजमेंट करते हुए हम इस चीज़ का को भी अपनी कैलकुलेशंस में लेके आए कि इन केस ऑफ लिक्विडेशन या इन केस ऑफ डिफॉल्ट किस किस्म के एसेट्स हैं जिनसे हमें अपनी रिकवरी एक्सपेक्टेड रखनी चाहिए। इस काम के लिए इनकी रजिस्ट्रेशन और इनका डिस्क्लोजर भी, डिस्क्लोजर मींस के नोट्स में आप इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन जो है वो करनी ज़रूरी है कि किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो रखवाई गई है। तो अब इसमें जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, अ, उस पे जो है वो बात कर लेते हैं, और फिर हमने कुछ आज बात करनी है प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी। तो अ, जो भी सिक्योरिटी या जो भी मॉर्टगेज की जो डिटेल्स हैं, अ, वो कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होने के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के साथ उनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। दी particulars required to be produced, ये यहाँ से बेसिकली पढ़ रहा हूँ, the particulars required to be produced to the registrar includes agreements for loan or debt and other information prescribed। यानी जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के सामने प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, और उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स भी उसको प्रोवाइड करना जो है वो ज़रूरी है। और वंस वो चीज़ उसके पास जमा हो गई तो रजिस्ट्रार जो है वो एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा जो कि इस चीज़ का सबूत होगा कि ये जो वो है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, क्योंकि आपने इसको लीगल कर दिया है। और कोई अगर ये इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहे तो उसको ये इंफॉर्मेशन अब प्रोवाइड भी की जा सकती है। ये इंफॉर्मेशन अब एक किस्म की जब वो रजिस्टर होगी तो अब ये चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में आ गई, पब्लिक के लिए ओपन हो गई। तो अ, जो भी इसके ऊपर लीगल कानूनी मामलात जो हैं, अ, उसके ऊपर जो भी खर्चा वगैरह आ रहा होगा इशुएंस के ऊपर, या
इशू हो गए और उसकी रजिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी आपने 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने करनी है, इसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट कंपनी को खुद ही बियर करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली जब आप जब कॉस्ट की कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होते हैं, तो कॉस्ट की कैलकुलेशंस करते हुए अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी डिस्कस की हुई है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज डिस्कस करते हुए आपने इन चीज़ों को भी देखा होगा कि अगर कोई शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो शेयर इशू करते हुए भी जो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट एडजस्ट कर ली जाती है। और अगर कोई ये स्पेशली एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के केस में ये जो डेट है, डेट की जो इशुएंस कॉस्ट है, या जो डेट की रजिस्ट्रेशन और जो रिलेटेड कॉस्ट जो है, इसकी एडजस्टमेंट भी नेट अमाउंट के तौर पे जो है वो की जाती है, स्पेशली इन द केस ऑफ द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। और एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आई डोंट नो कि आपने फाइनेंस में जो रिस्क एडजस्टेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, रिस्क एडजस्टेड वैक जो है, उसके ऊपर बात आपकी हुई भी है या नहीं हुई भी, लेकिन बहरहाल जहाँ पे भी वैक की रिस्क एडजस्टमेंट हो रही हो, और वैक अगर रिस्क एडजस्टेड यूज करेंगे तो फिर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की बात आएगी, तो इन दैट केस हम नेट वैल्यू ही कंसिडर करते होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी भी होती है इसका मालूम होना, और ये चीज़ भी मालूम होना कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है एनालिसिस के लिए। अब इसका ये एनालिसिस के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा होगा, ये शेयर होल्डर्स भी एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये क्रेडिटर्स जो कि अब प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स जो हैं, जो अब आपको उधार देने लगे हैं, वो भी इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकर्स या एनालिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे कि कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपनी के कौन कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और कंपनी की जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ऑब्वियसली अगर आप उधार लेंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ेगा, तो कंपनी का कितना प्रॉफिट या कितने रेवेन्यूज ऐसे हैं जो कि जिनमें से पहले आपने इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी है मालूम होना। If the company or interested persons fails or neglects to register the mortgage or charge as aforesaid, the mortgage or charge would become void and shall not be accepted as such by the liquidator or any creditor. अगर आपने अब ये देखें ना, फिर वो बात जो घूम घुमा के आ रही है, वो जो मैं कर भी रहा हूँ कि इन टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या इन टाइम एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि अगर आपने उसको रजिस्टर यानी नहीं करवाया हुआ, जो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ द क्रेडिटर्स भी ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को इन्फोर्स करें कि भाई आपने इसको अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं करवाया हुआ है। अब होगा यूँ, जब आई डोंट नो कि आपने ये भी लिक्विडेशन का भी टॉपिक आप लोगों ने पहले डिस्कस आप लोगों ने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। जब भी लिक्विडेशन होती है, तो लिक्विडेशन में जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, जो कि कोर्ट की तरफ से बंदा अपॉइंट होता है, तो वो बंदा पहले तो एसेट्स की कैटेगरीज बनाता है, उसके बाद एसेट्स को सेल करके और फिर लाइबिलिटीज की कैटेगरीज बनाई जाती हैं कि किसको पेमेंट पहले की जाएगी, फिर उसके बाद किसका हक बनता है, फिर उसके बाद किसका हक बनता है। अगर हमें वो फाइल मिल जाए, ये मिल गई है जी, इसको हम जरा एंड पे ले जाते हैं। आज क्या डेट है? आज है
16th। चलिए 1 मिनट में ये स्क्रीन ज़रा थोड़ी सी चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन जो है ये, बल्कि विंडो नहीं करते हम इसको शेयर स्क्रीन कर देते हैं, ताकि जब हमने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना हो तो। अच्छा, ये वर्ड की स्क्रीन अपीयर हो रही है जी? जी सर। अच्छा, तो इसमें हम वो कर रहे हैं कि sequence of payments to liabilities in case of liquidation. यार एक तरफ से अगर इनकार किया है तो दूसरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, क्लास में था असल में, मैंने इसलिए वो कॉल एंगेज की थी। खैर हो, अब को मामला कुछ बता दें अगर कोई सीरियस नोयत का। ठीक है, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगी। उसके बाद ये डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। फिर हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। फिर हम अनसिक्योर्ड को करते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है, और फिर कॉमन शेयर होल्डर्स या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है। सबसे एंड पे इनको पेमेंट होगी। अब यहाँ पे भी अगर इन दो को हटा दिया जाए तो इन दोनों को अगर हम रहने दें तो ये बाकी जो हैं ये लाइबिलिटीज़ हैं, नंबर 1, 4, 5, 6। अब इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट हो रही है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद फिर जो अमाउंट जो रह जाएगी वो फिर पे कर दी जाएगी, कंपनी को वापस कर दी जाएगी। अब ये चीज़ जो है वो अब अगर यहाँ पे वो नुकसान आपको ज़रा हो सकता है कि अगर आपने ये जो बात की ना, द कंपनी और इंटरेस्टेड पर्सन फेल्स और निग्लेक्ट्स टू रजिस्टर द मॉर्गेज और चार्ज वुड बिकम void and shall not be accepted as such by the liquidator or any creditor. सर ये वर्ड वाली फाइल पे जाइएगा दोबारा। जी, यहाँ से कोई क्वेश्चन है? सर ये बस पॉइंट्स नोट करने हैं। अच्छा, काजी बेटा इसको आहिस्ता करो, इधर आओ, इसे दरवाज़ा बंद करो और उसको आहिस्ता करना, ठीक है?
जी हो गए? सर 1 मिनट सिर्फ। जी जी आराम से, कोई कोई जल्दी नहीं, बस बता दीजिएगा जब भी हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हो गए। सर ये बुक का पूछना था, सॉफ्ट में अगर बुक का आप हमें दे सकें तो। यार ये अभी दे देता हूँ, ये लोगों ने इतना इसको, वैसे तो मुझे याद भी पड़ता है कि मैं ये शेयर भी कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल ख्वाजा साहब भी कोई 5-6 दफ़ा तो ख्वाजा साहब कह चुके हैं, और बाकी लोगों ने भी इतना रोला डाला हुआ है कि हम इसको अभी शेयर कर देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर किधर है, ये रही। और सी जी एल चार्जेस, ये ले जी, ये फाइल होगी शेयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। ये डॉक्यूमेंट में, वैसे आप डॉक्यूमेंट्स में चले जाएं तो आई रिमेम्बर कि मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया हुआ है। जी सर, कौन चाहिए बुक सर? ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये देखें, ये हुआ हुआ शेयर। अच्छा, तो वो जो बाकी फाइल्स होंगी बाकी भी भेज दूंगा। अच्छा, तो अब ये हम बात कर रहे थे कि यहाँ ज़रा उसको नुकसान फिर कंपनी को हो सकता है अगर वो रजिस्टर नहीं करवाती है, क्योंकि अगर मॉर्टगेज हुआ तो मॉर्टगेज में तो फिर ये है कि हमने पढ़ा था कि वो जो ओनरशिप है वो ओनरशिप ही ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर कंपनी को नुकसान हो सकता है अगर कंपनी नेग्लिजेंस का मुजाहरा करे या वो उसको रजिस्टर ना करवा पाई, तो फिर कंपनी, क्योंकि वो फिर उनका हो जाएगा, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट का जो क्लेम है उसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली फिर हो सकती हैं। पाकिस्तान में तो सभी कुछ पॉसिबल है, लेकिन वैसे एक बात तो फिर जो नेक्स्ट जो इन्होंने बात की हुई है कि registration of mortgage or charge created outside Pakistan on a property situated outside Pakistan। अगर कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है जो कि पाकिस्तान से बाहर है, तो बाकी तो प्रोसीजर जो है वो आपका सेम ही है कि उसका नाम शाम और वो तो आप लिखवा ही सकते हैं, और रजिस्टर करके और सिर्फ ये बताएंगे कि भाई ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली प्रोसीजरल उसमें कामों में जो है वो देर लग सकती है, तो ये जो 30 दिन वाली जो वो थी शर्त थी, वो ज़रा थोड़ी सी रिलैक्स कर दी गई है कि जब उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर वो पाकिस्तान से बाहर है, तो वो जब डॉक्यूमेंट्स उसके पाकिस्तान पहुंचेंगे तो फिर 30 दिन स्टार्ट वहाँ उसके बाद से होंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में पहुंचने के 30 दिन के अंदर अंदर फिर आपको उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होगा। अगर प्रॉपर्टी बाहर है तो फिर वो 30 दिन वाली कंडीशन जो है उसको बस थोड़ा सा रिलैक्स किया हुआ है उन्होंने, और वो दिन शुरू वहाँ से होंगे। दिन उधार लेने के बाद से शुरू नहीं हो रहे 30 दिन, यानी जब उधार लेंगे तो उधार लेने के 30 दिन के अंदर अंदर जो भी आपने चीज़ें नॉर्मल हालात में आपने अगर गिरवी रखवाई हुई हैं तो उनको आपको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से बाहर है तो फिर उधार लेने से 30 दिन स्टार्ट नहीं होंगे, बल्कि वो 30 दिन स्टार्ट तब होंगे जब उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास पहुंच जाएंगे, और फिर आप उसको 30 दिन के अंदर अंदर उस मॉर्टगेज को जो है वो या चार्ज जो भी होगा उसको आप
रजिस्टर करवाना आपको चाहिए। अब अगर अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान था, ऑन अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान ऑन अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। बाहरी कर्जा लिया आपने पापा जॉन्स के लिए या जिस चीज़ के लिए भी, और आपने प्रॉपर्टी भी बाहर की ही आपने रखवाई भी है, लेकिन कंपनी आपकी यहाँ रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको यहाँ पे उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और जो बंदा फिर वो इंफॉर्मेशन बाहर करेगा तो उसको फिर शुमाली इलाका जात की सैर भी करवाई जा सकती है। लेकिन ये है कि रजिस्टर यहाँ पे करवाना ज़रूरी है, बेशक कंपनी भी बाहर ही हो और वो प्रॉपर्टी भी बाहर की ही हो। लेकिन अगर वो कोई जो मॉर्गेज जो है वो क्रिएट पाकिस्तान में हुआ है ऑन अ प्रॉपर्टी विच इज़ सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, तो फिर उसमें अगेन कि वो बाकी सारे प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट्स हैं कि वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट साथ में जो भी प्रिस्क्राइब किए जाएं वो देना ज़रूरी है साथ में। बाकी तो सारा कुछ सेम है, विद द एक्सेप्शन दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज विद द अथॉरिटीज ऑफ दैट अदर कंट्री शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज। वो प्रॉपर्टी क्योंकि बाहर की है तो ये बाहर भी रजिस्टर होगा और यहाँ पे भी रजिस्टर होगा। फिर ये जो मॉर्गेज या चार्ज है ये रजिस्टर बाहर के मुल्क में भी होगा और पाकिस्तान में भी होगा। जबकि ऊपर ये था कि अगर वो जो मॉर्गेज है वो क्रिएट भी बाहर हो रहा है और प्रॉपर्टी भी बाहर ही है, ऑब्वियसली वहाँ तो आप रजिस्टर करवाएंगे, और फिर जब वो डॉक्यूमेंट्स जब पाकिस्तान पहुँचेंगे उसके, तो उस पाकिस्तान में पहुंचने के फिर 30 दिन के बाद फिर यह है कि आपने उसको यहाँ पे भी उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मॉर्गेज और चार्ज जो है, जो बंदा भी कोई बाइंग कर रहा है कंपनी की प्रॉपर्टी, shall be deemed to have a constructive notice of the fact that the asset is subject to mortgage or charge. This is the reason any person buying any asset from the company needs its checking with the registrar to confirm whether or not the asset is free from any mortgage or charge. अब ये वाली वो जो बात है ना, अब ये ज़रूरी है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट लाइज विद द बायर कि उसको कंफर्म करना चाहिए, ठीक है, खरीदने से पहले, कि क्या इसके ऊपर कोई मॉर्गेज या चार्ज वगैरह ऐसा तो नहीं है कि जो लगा हुआ हो, और कल कला अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया तो ओनरशिप तो उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो ये चीज़ वो पहले उसको कंफर्म करनी ज़रूरी है। लास्ट इसमें जो सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज में जो उसने बात जो उसने की हुई है वो ये है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज मींस दैट द कंपनी हैज़ पेड फॉर द अमाउंट ऑफ डेट और लोन अगेंस्ट विच द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी वॉज सिक्योर्ड। द कंपनी में partially pay the amount of loan or debt, and if the relevant loan contract allows, get the charge satisfied. तो अगर आपने रीपेमेंट कर दी है डेट के अगेंस्ट जो भी आपने लिया हुआ था, तो अब उस प्रॉपर्टी को छुड़वा लिया जाए। इसको सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज आप कह रहे हैं कि जो अमाउंट आपको पे करनी चाहिए थी वो अमाउंट जो है वो आपने डेट की वो आपने पे कर दी है, ताकि वो जो एसेट जो है जो जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है वो चार्ज रिलीव करवाया जा सके। तो जैसे रजिस्ट्रेशन उस चीज़ की ज़रूरी थी, उसकी मॉर्गेज की या चार्ज की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी, इस तरह ये चीज़ भी जो है वो ज़रूरी है। It is in the company's own interest to inform the registrar that the charge has been fully or partially satisfied so that the shareholders
that is investors and lenders should know that all of the debt has been paid off, या सारा नहीं हुआ और partially pay हुआ है, ताकि फिर वो जब कैलकुलेशंस करें तो उन कैलकुलेशंस में वो इस चीज़ को अकोमोडेट कर लें. The particulars of the satisfaction of mortgage or charge shall be submitted to the registrar concerned on prescribed form within 30 days from the date of satisfaction or repayment. अब उसमें भी 30 दिन की कंडीशन थी, यहाँ पे भी 30 दिन की ही जो है वो कंडीशन है. It is the duty of the company to inform the registrar regarding satisfaction. Registrar shall register the satisfaction of the mortgage or charge only after verifying from the interested person regarding the repayment. बैंक से उधार लिया हुआ है तो बैंक से वो पहले कंफर्म करेगा, और अगर वो कोई ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं रेज करता तो फिर ये है कि रजिस्ट्रार कहेगा कि जी ठीक है, हम आपको रिलीव करते हैं, ये जो हमने लिखा हुआ था कि आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, वो प्रॉपर्टी अब हम इस चार्ज से निकाल लेते हैं. और राइट टू इंस्पेक्ट द कॉपीज ऑफ द, अब ये सारा काम जो किया जा रहा है वो किया ही इस काम के लिए जा रहा है कि जो भी अगर किसी बंदे को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो जैसा भी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाए. पब्लिक हो गई. पब्लिक होने का मतलब क्या हुआ कि जो अब अगर कोई भी फी, प्रिस्क्राइब्ड फी पे करके, और वो कंपनी की जांच पड़ताल कर सकता है कि कंपनी फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, डेट मैनेजमेंट इनकी किस तरीके से चल रही है, डेट रेशो का क्या हिसाब किताब है, डेट टू इक्विटी इनकी कैसे चल रही है, गियरिंग रेशोज की सिचुएशन क्या है, जो इंटरेस्ट कवरेज है वो इनकी कितनी है, वगैरह वगैरह. अब वो चीज़ जानने के लिए अगर ये सारी चीज़ें रजिस्टर हुई हुई होंगी तो उसको कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगे पहले, तो अगर कंपनी उसको इंफॉर्मेशन ठीक प्रोवाइड नहीं कर रही तो उसके पास इंफॉर्मेशन पूरी करने के लिए फिर वो रजिस्ट्रार से भी इस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता है. ठीक है जी. तो ये था हमारे पास मॉर्गेजेस एंड चार्जेस का चैप्टर, जी सर. जो कि हुआ ख़त्म. और प्रॉस्पेक्टस पे हमने, प्रॉस्पेक्टस से पहले बात हुई भी आप लोगों की कभी किसी ज़माने में या नहीं हुई? सर क्लास एंड करना जी मैंने भी और पढ़ना नहीं हुई सर. अच्छा. तो एक तो प्रॉस्पेक्टस वो होता है जो कि जब कंपनी ने शेयर्स इशू करने होते हैं तो कंपनी को सबसे पहला काम तो ये करना है कि कंपनी ने इनवाइट करनी है एप्लीकेशंस. जनरल पब्लिक एप्लीकेशंस देती है शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशंस की सक्सेसफुल स्क्रूटनी के ऊपर जब आपको उसकी एप्लीकेशन पसंद आ जाए, या आप समझते हैं कि ठीक है इसको शेयर इशू किया जा सकता है, तो फिर शेयर की अलॉटमेंट की तरफ जो है वो बात जाती होती है. तो अब वो जो इनविटेशन है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने आपको जब इनविटेशन दी डिग्री करने के लिए, तो इन्होंने भी आपको प्रॉस्पेक्टस जो है वो इन्होंने इशू किया, विच इज़ बेसिकली एन इनविटेशन, और वो एक बुकलेट की फॉर्म में था. कंपनी जो है वो अगर जब इनवाइट करना चाहेगी शेयर्स खरीदने के लिए लोगों को, तो कंपनी जो है वो अगर इस तरह बुकलेट छपवाना शुरू कर दे फॉर ईच एंड एवरी शेयर होल्डर, तो कंपनी को इतने पैसे शेयर रेज करने पे शायद वो जनरेट ना कर सकें जितना उनका प्रॉस्पेक्टस छपवाने पे उनका खर्चा आ जाएगा. तो लॉ ने फिर गुंजाइश रखी है कि कंपनी के लिए शेयर्स इशू करने की सूरत में प्रॉस्पेक्टस क्या हो सकता है. प्रॉस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस. अब वो एनी डॉक्यूमेंट, अब वो एक खाली एक पेज भी हो सकता है, वो प्रॉपर बुकलेट भी हो सकती है, डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस. कागज इशू करके कह दें कि भाई यही प्रॉस्पेक्टस है, तो वो प्रॉस्पेक्टस हो जाएगा. And includes any document, notice, circular, material, advertisement, offer for sale document,
publication or other invitation offering to the public or any section of the public, or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a company, any security of a company, body corporate or entity, other than the deposits invited by bank and certificates of investments and certificate of deposits issued by non-banking finance companies. ऑब्वियसली अगर वो बैंक्स भी शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर इशू करने के लिए उनको भी प्रोस्पेक्टस ही इशू करना पड़ेगा। हाँ, जो डिपॉजिट्स के लिए वो प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू नहीं कर सकते। लोगों को ये नहीं कह सकते कि मैं एबीएल बैंक हूँ, मेरे पास आके आप पैसा जमा करवाएं। उसके लिए फिर वो इश्तिहार नहीं छपवाएंगे कि भाई मेरे पास तुम पैसा आके जो है वो जमा करवाओ। वो वैसे नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट में आएगा, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में वो चीज़ नहीं आएगी। हाँ, अगर बैंक ने भी शेयर इशू करने हो या फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने शेयर इशू करने हो, अब फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, इसने शेयर इशू करने हैं तो तब भी, और अगर बैंक कोई हो और बैंक ने शेयर्स इशू करने हो तब भी उसको प्रोस्पेक्टस ही इशू करना पड़ेगा। और वो प्रोस्पेक्टस जो है वो कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एनी डॉक्यूमेंट, एनी नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी हो सकता है। आपने अखबार में, और यूजुअली क्या होता है कि कंपनीज अखबार में इश्तिहार दे दिया करती हैं और वो इश्तिहार ही प्रोस्पेक्टस ट्रीट कर लिया जाता है, क्योंकि अखबार की सर्कुलेशन जो है वो बहुत से लोगों तक होती है। तो अब न्यूज़पेपर में अगर आपने छपवा दिया, या आपने एडवर्टाइजमेंट्स कहीं पे फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट चलवा दी आपने, या आपने किसी और वेबसाइट पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट अगर आप अपनी चलवा देते हैं तो या कोई नोटिस लगा देते हैं या कोई सर्कुलर आप जारी करवा देते हैं या कोई चीज़ पब्लिश ही करवा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में दाखिल है। तो कहने का मेन मकसद ये है कि जो प्रोस्पेक्टस है, इट हैज़ अ मच वाइडर एप्लीकेशन एंड इट हैज़ अ मच वाइडर डेफिनेशन देन वी यूजुअली थिंक कि एक बुकलेट जो होती है उसी को प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो बुकलेट भी प्रोस्पेक्टस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में ये सिर्फ बुकलेट नहीं है, बल्कि इट इज़ मच मोर देन दैट। और ये इजाज़त क्यों दी गई है कंपनी को? क्योंकि कंपनी, स्पेशली द पब्लिक कंपनी, हैज़ अ मच वाइडर रीच। और हमसे भाई को कहते सुनना मत, अभी गाजी थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। अच्छा, तो
कंपनी के केस में जो प्रोस्पेक्टस की एप्लीकेशन है वो इट्स मच वाइडर, और ये पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू प्रोस्पेक्टस। तो क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस इज अ जर्नल ऑफर जो कि आप अपने शेयर होल्डर्स को जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर को आप लगाते होते हैं, और जब वो प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक को ऑफर ही नहीं लगा सकती तो प्रोस्पेक्टस इशू करने का भी उस केस में कोई तो क्या कोई वो नहीं बनती है। तो अभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? is a single offering document allowing companies to make multiple offerings as disclosed in the offering document within a prescribed time and subject to prescribed conditions. अब इसमें यानी अगर वो शेयर्स भी इशू करना चाह रहे हैं और वो बॉन्ड्स भी जो है वो फ्लोट करना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें ही जो है तो वो इशू करना चाह रहे हैं, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये काम हो सकता है कि वो मल्टीपल ऑफर जो है वो लगा रहा होगा कि हम शेयर्स भी इशू कर रहे हैं, हम बॉन्ड्स भी इशू कर रहे हैं, तो या हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो ये सारे बजाय इसके कि शेयर्स के लिए अलहदा प्रोस्पेक्टस इशू किया जाए और बॉन्ड के लिए अलहदा प्रोस्पेक्टस इशू किया जाए, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि उन्होंने कहा कि फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, तो सिक्योरिटी में जो है वो शेयर्स भी आ सकते हैं, बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ सकते हैं। तो अगर आप एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं तो फिर आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करके और अपना काम पूरा कर लेंगे। A supplement to the prospectus invites the general public for subscription of। अब इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी तरफ जो है वो हम मूव कर रहे हैं कि वो थोड़ी देर में हम डिटेल में देखते भी हैं कि उसके अंदर क्या क्या कुछ हुआ करता है। A supplement to the prospectus invites the general public for subscription of securities earlier offered to the public through shelf prospectus. The supplement to the prospectus for each offering contains updated disclosures. It also provides such information as prescribed by the commission. अब इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं उसका जिक्र जो है वो कर देता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट एक ब्रीफ फॉर्म में बैलेंस शीट हो गई, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो गए, आपको कहाँ से जो है वो एप्लीकेशन शेयर की आपको कहाँ से मिलेगी, एप्लीकेशन आपने जमा कब करवानी है, और डिनोमिनेशन शेयर की क्या होगी, शेयर की प्राइस जो पार वैल्यू क्या है, और शेयर की जो ऑफर प्राइस है, ऑफर प्राइस जो है वो क्या है। ये सारी चीज़ें जो होंगी ये उसी प्रोस्पेक्टस में जो है वो डिटेल में बताई जाती हैं ताकि इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में आसानी रहे। पर्पस जो है इसका वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्यों होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी है। तो अप्रूवल जो है वो SECP की लेना ज़रूरी है प्रोस्पेक्टस के इशू करने के लिए। वो जिस किस्म की मर्जी फॉर्म में हो वो फॉर्म बताना भी ज़रूरी है, और कमीशन जो है वो उसमें चीज़ें ऐड भी कर सकता है और उसमें से उसकी रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है कि आपने सिर्फ जो है वो एक सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट किया है तो इसको जर्नल बनाएं, या आपने बहुत जर्नल रखी हुई है ऑफर तो इसको स्पेसिफिक करें किसी टारगेट ऑडियंस तक। बाकी प्राइसिंग आपने क्या की हुई है, ज़्यादा रखी हुई है, कम रखी हुई है, इस पे कमीशन जो है वो कोई डिस्कशन इसके बारे में नहीं करता कि कर ले थोड़ा सा वेट कर। In case of shelf
Sorry. A prospectus approved by the Commission shall be valid for a period of 60 days from the date of such approval. However, the time period of 60 days may be extended by the Commission for reasons to be recorded in writing. 60 दिनों के अंदर अंदर फिर ये है कि आपने वो जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर जो बात आपने की हुई है शेयर्स इशू, फिर ये है कि आपको उसकी यानी एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो फिर आपको ऑफर या इशू आपको करनी पड़ेंगी। 1 मिनट के लिए सॉरी यार, थोड़ा एक्सक्यूज कीजिएगा। अच्छा जी, तो बात हो रही थी अप्रूवल की कि अगर कमीशन जो है वो अप्रूव कर देता है तो फिर 60 डेज के अंदर अंदर फिर आपने ये जो प्रोसीजर होगा, इसीलिए यूजुअली वंस प्रोस्पेक्टस इशू हो जाए तो एप्लीकेशंस जो इनवाइट की जाती हैं तो एप्लीकेशंस के लिए आम तौर पे 3 से 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, ताकि महीने के अंदर अंदर ये वाला प्रोसेस जो है ये वो हो जाए। फिर क्योंकि उसके बाद फिर स्क्रूटनी होती है इनकी एप्लीकेशंस की और फिर फाइनल की जाती हैं और फिर अलॉटमेंट के प्रोसेस की तरफ जो है वो हम चलते होते हैं। और ये अभी हम थोड़ी देर में इसको भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस के ऊपर बात कर लेते हैं, या कंटेंट्स नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। चलें, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस पे भी बात कर लेते हैं और अटेंडेंस ले लेते हैं। द प्रोस्पेक्टस इन इट्स फुल टेक्स्ट, जैसे आपके पास आया है तो ये फुल टेक्स्ट फॉर्म है, और इन सच अब्रिज्ड फॉर्म, वो जो भी मैं कंसाइज फॉर्म में कह रहा था वो बेसिकली ये था। उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कोई कैश फ्लो का हिसाब किताब है तो वो आप बता देंगे, और इंफॉर्मेशन होगी और वो कंसाइज फॉर्म में होगी। शैल बी पब्लिश्ड एट लीस्ट इन 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। अब ये वो प्रोसीजर की तरफ वो उन्होंने जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, एडवर्टाइजमेंट जो है वो इश्तिहार छपवा देना भी काफ़ी होगा। It shall not be published in the newspaper less than 7 days or more than 30 days before the commencement of the public subscription. जब आपने एप्लीकेशंस इनवाइट की तो एटलीस्ट 7 दिन पहले आपने जो इश्तिहार है वो आपने छपवा देना है, एटलीस्ट 7 दिन पहले।
या मैक्सिमम भी इश्तिहार छपवाने के 30 दिन के अंदर अंदर फिर आपने एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है। और जो प्रोस्पेक्टस है इसका कोई बर्डन जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर आपने नहीं डालना। ये फ़ी कंपनी खुद बर्दाश्त करेगी, जो भी इसके ऊपर खर्चा वगैरह आ रहा होगा। ना ये खर्चा वसूल करेंगे आप उनसे, ना उनको खर्चा पे करने के लिए कहा जाएगा, और ना कोई सर्विस चार्जेस या इस तरह की फ़ी टाइप के खर्चे में डाल के और कस्टमर से ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट वो अगर वेबसाइट पे आप उसको मौजूद रखें या न्यूज़पेपर आजकल वैसे भी ऑनलाइन होते हैं तो वो फ्री ऑफ चार्ज ही होते हैं, तो वहाँ से भी फिर ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शंस, एप्लीकेशंस की डेट की आखिरी जो वो चल रही होगी उस वक्त तक ये आपने इसको मौजूद रखना है, ताकि अगर आपने 3 या 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि आज मैं इश्तिहार दे रहा हूं और आज से 1 महीने बाद तक एप्लीकेशंस हम इकट्ठी कर रहे हैं, तो उस वक्त तक कोई बीच अगर किसी ने आज इश्तिहार नहीं देखा और 1 हफ्ते बाद उसको पता लगा कि भाई वो इस तरह कोई प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी ने किसी ने इशू किया है, तो वो दोबारा भी अगर देखना चाहे या कोई किसी बंदे को इतला ही इस वक्त मिली है तो वो अगर देखना चाहे तो वो मुफ्त में देख सकता है, उसको किसी किस्म के पैसे पे करने की ज़रूरत उसको ना हो। जो एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं यूजुअली आप इसको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज या बैंक्स जो भी हैं, जिस बैंक में भी उसका अकाउंट है उस कंपनी का, अब एक कंपनी है उसका अकाउंट सिर्फ एबीएल में है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड में घुस के और आप कहेंगे यार वो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो भाई मुझे एप्लीकेशन दे दो उसकी। उस कंपनी का अकाउंट ही स्टैंडर्ड चार्टर्ड में नहीं था तो वो रखेंगे भी नहीं। जिस जिस बैंक में आपके अकाउंट्स हैं उस बैंक में आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए एप्लीकेशंस आप रखवाएंगे। एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल सी होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं होती, बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप बता के और वहाँ से एप्लीकेशन आप मुफ्त में लेके फिल करके और वहाँ चेक और शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ आप उसको जमा करवा सकते हैं। दी प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद द सब्सक्रिप्शन, वही जो चेक मैंने कहा, shall be uploaded on the website of the issuer and shall remain there for the date of publication in the newspaper till the closing of the subscription। अब ये जो वो सारा है इस प्रोसीजर, ये जो 3 या 4 हफ्ते का जो चल रहा है, इस 3 या 4 हफ्ते में इस प्रोस्पेक्टस का पब्लिक रहना और मुफ्त रहना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर्स या शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स से उसका पैसा किसी सूरत में वसूल नहीं किया जाएगा। अटेंडेंस ले लेते हैं जी आज की, और वो माजरत बस जब मैंने वो कहीं निकलना था तो एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो प्रोस्पेक्टस वाली फाइल है काइंडली ये भी ग्रुप पे भेज देंगे सर। जी जी। अच्छा सीजीएल में तो यार बड़े बंदे हैं। एक मिनट 37.02 अच्छा जी, एहतशाम जहांगीर साहब हैं, हसन रजा।
अशरफ, हुसैन हसन और हुसैन, सैयद अली हसन बुखारी, यस सर। सामा रशीद, प्रेजेंट सर। वाजिद अहमद, अबूबकर रशीद, बिलाल अहमद, वहीद महबूब, फैसल रमजान, फैसल रमजान साहब नजर तो आए थे, किधर गायब हो गए? अंजला ताहिर, सिकलैन हैदर, यस सर, प्रेजेंट। नईम प्रेजेंट अख्तर, सर। जी जी, नईम अख्तर, और कुद्दूस हो गए, अदनान खालिद, प्रेजेंट सर। फरुख शहजाद। ये मेरा नाम बता दिया करें क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पे नहीं हूं, तो कौन, ये मेरा नाम किसने कहा है? सर सकलैन। सकलैन हो गया है जी। अच्छा, फरुख शहजाद, जी ठीक है, थैंक यू सर। सोहेब अयाज, तलहा भट्ट, बिलाल कादरी, हसीब गजनफर, हसीब गजनफर, रिजवान खालिक, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद हसीब मुजफ्फर बोला सर मैंने प्रेजेंट। हो गया जी। हसीब आलम, सर मैं अवेलेबल हूँ सर, प्रेजेंट। अली रिजवान खालिद आफ्ताब, प्रेजेंट। अली आफ्ताब, ख्वाजा उजैर जफर, ये तो थे। प्रेजेंट सर। अली एहसन, मोहम्मद सलमान, यस सर। सुफियान अशरफ, प्रेजेंट सर। एरिक, प्रेजेंट सर। इरफान अली, हमजा फयाज अब्बासी, राबिया नौरीन, प्रेजेंट सर। राबिया इकबाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जमील अहमद अब्बासी, प्रेजेंट सर। सर मैं लास्ट क्लास में भी था सर। थैंक यू सर। मोहम्मद दानियाल भट्ट, इनायतुल्लाह खान। सर दानियाल का मैसेज प्रेजेंट सर। दानियाल का क्या मैसेज है? है कि प्रेजेंट है इधर ही। सर इनायतुल्लाह साहब भी हैं? इनायतुल्लाह प्रेजेंट सर। ठीक है जी। महा इम्तियाज, प्रेजेंट सर। हाफिज उसामा फिरोज, अब्दुल हन्नान, साद नवाज, ऐमन महमूद। सर आपको बताया था इनकी अजीब है, ये इस टाइम इस यहाँ पे नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं है, बाहर है, इस्लामाबाद से बाहर है। कौन? साद नवाज, इमन महमूद, आपको ऐमन बताया था महमूद। इनकी अजीब है। ठीक है, ठीक ठीक। करामत गौस, प्रेजेंट सर। अदनान जेब, अवैस अली खान, मोहम्मद फुरकान आमिर, सर उनके इन भाई की शादी है सर, वो कह रहे थे कि मेरी लीव लगा दीजिएगा, आज उनके भाई की शादी है। शकील अहमद, चलें ठीक है जी, आज के लिए काफी। सर हसनैन हसन प्रेजेंट था सर, थोड़ी देर पहले। रमाद अली, मेरा नाम नहीं बोला। एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। हसनैन हसन,
टॉप पे सर उसका नाम ये राजी हसनैन हसन। प्रेजेंट साहब भी लिख दिए उसने। ठीक है जी, हो गया प्रेजेंट। हसनैन हसन प्रेजेंट हो गया। और दूसरा थैंक यू सर। दूसरा कौन है जी? सर अम्माद अली। अम्माद अली कहाँ पे? AMMAD सर, ये लास्ट क्लास में भी इस तरह रह गया था सर। ये मोहम्मद बिलाल कादरी नहीं, हम्माद, सॉरी नहीं AMMAD सर। अच्छा अम्माद, ओके जी सर। सर ये लास्ट क्लास में भी इस तरह रह गया था। यार क्या है ये, इधर तो नहीं शो हो रहा। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? सर BAF। BAF, हाँ जी। जी BAF 05153001। नहीं, इधर मेरे पास तो नहीं है। नहीं, मेरे पास नहीं है। सर तो क्या उन्होंने आपको दिया ही नहीं है वो? नहीं, ये वो लिस्ट है जो कि उनके पास से आई हुई है, उसमें आपका नाम नहीं है। सर चले मैं उनसे पता तो करूंगा सर। मैंने बाकी क्लासेस के अंदर तो मेरा वो आ रहा है जो मैंने एनरोल कराई है ना। ये लिस्ट मेरे पास ज़रा थोड़ी सी पुरानी है, या तो उनसे कहें कि मुझे अपडेटेड लिस्ट भेज दें, ताकि हम ये इशू जो है वो, एक शकील अहमद साहब को थे, उनका भी इसी तरह इशू लास्ट टाइम आया था, मैंने उनसे भी यही बात की थी। जी सर चले मैं सर मैं लास्ट क्लास में बाहर था, इस वजह से क्लास में अटेंड नहीं कर सक रहा था सर। कौन? सर सैयद अली हसन बुखारी। सर ऊपर है सर वो हसनैन। जी सर। यस सर, थैंक यू। चले, थैंक यू जी। सर मेरी अटेंडेंस भी नहीं लगाई आप। नहीं सर थैंक यू वेरी मच सर। नहीं मख्तर, हो गया, होगी सर। हाँ चलिए नहीं मख्तर हो गया। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।